हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे अप्रोचेस टू ब्लेक्स पोइट्री। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। ब्लेक्स पोएम्स आर सिंपल एंड डायरेक्ट। देर इज़ नो सेंटिमेंटैलिटी विच मेक्स पोइट्री डिसटेस्टफुल। One may approach Blake as a child or as a scholar. Blake's poems, particularly the short lyrics, can be enjoyed by children, but we need to analyze and synthesize the meaning for a better understanding. As scholars, we have to consider his views and how they form a consistent system. Blake writes in metaphors or pure images, मतलब कंपैरिजन है उनकी पोइट्री में ना, और प्योर इमेजेस हैं. कॉन्सेप्ट और आइडियाज आर प्रीडोमिनेंट इन मच पॉपुलर पोइट्री. We have to figure out Blake's meaning by examining his metaphor or images. Blake's poems can be read in several ways, as direct statement, as indirect statement, or as cluster of images. तो दो तरह से मतलब कई तरह से उनकी पोइट्री को समझा जा सकता है, अंडरस्टैंड किया जा सकता है और रीड किया जा सकता है. आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज पोइट्री डिपेंड ऑन हाउ वी विश टू स्टडी हिज पोइट्री. देखो, ये एक 4 तरीके हैं. 4 लेवल्स ऑफ मीनिंग. अगेन, ब्लेक्स पोएम्स कैन बी read on 4 levels. The levels which Dante had suggested for the interpretation of his Divine Comedy. मतलब डांटे ने जो है ना सजेस्ट किए हैं, ये उनकी डिवाइन कॉमेडी को समझने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए 4 तरीके हैं. पहला तरीका है लिटरल, सेकंड इज़ मॉरल, थर्ड इज़ एलिगोरिकल एंड एनागॉजिकल. 4 हो गए. लिटरल में तो सीधा ही है, ऑन दिस लेवल द पोएम कैन बी रेड सिंपली एज अ सीक्वेंस ऑफ एक्शन, सिचुएशंस, डिस्क्रिप्शंस एंड सो ऑन. जैसे लिखी है बस वैसे उसको समझना है. मॉरल सेकेंड टाइप है. ऑन दिस लेवल द पोएम मे बी रेड एज अ सीरीज ऑफ मॉरल कमांड्स, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है ये समझना है. अ सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड्स फॉर राइट एक्शंस एंड पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डीड्स इज गिवन इन डांटेस पोएम. ठीक है, डांटे की पोएम में भी यही है कि अच्छे के लिए अच्छा मिलेगा और बुरे के लिए पनिशमेंट मिलेगा. एंड थर्ड है एलिगोरिकल. एलिगोरिकल होता है जैसे ऑन दिस लेवल ऑल एक्शंस आर इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ सम डॉगमा. मीन्स हम रूल्स, डॉगमा मीन्स रूल्स, किसी चीज़ को समझना है अगेंस्ट सम रूल्स, मतलब कोई रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली उस चीज़ को समझना है. ठीक है, जैसे क्रिश्चियनिटी है, कोई पोएम है क्रिश्चियनिटी के कुछ रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली उसको समझना है. हिंदुइज्म है उसके अकॉर्डिंगली किसी चीज़ को समझना है, तो ये बोला गया है. एनागॉजिकल ऑन दिस हाईएस्ट लेवल अ पोएम कैन बी गिवन अ मिस्टिकल रीडिंग. इसमें मिस्टिकल रीडिंग का मतलब आध्यात्मिक तरीके से, मतलब जैसे कोई आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ दी है ना, लेकिन उसमें अध्यात्म ढूंढने की कोशिश करनी है. जैसे कि हम मंकी को देखते हैं तो हम हनुमान जी को याद करते हैं ना, तो एनागॉजिकल इस तरह का एक सिस्टम रहता है. साइंस से ऊपर है ये चीज़. ठीक है, द यूज़ ऑफ दिस 4 लेवल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ अ गिवन थीम और पोएम मे बी इलस्ट्रेटेड इन फॉलोइंग वेज. जैसे कि हमें जेरूसलम उनकी जो पोएम है वो दी गई है, उसको हम 4 तरीके से कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं. जेरूसलम में स्टैंड फॉर डिफरेंट थिंग्स डिपेंडिंग ऑन द चॉइस ऑफ द लेवल ऑफ इंटरप्रिटेशन. जेरूसलम को ही कई तरीके से समझा जा सकता है. जैसे कि लिटरल लेवल पे इट इज़ अ सिटी ऑफ पैलेस्टीन. ठीक है, और एलिगोरिकली अगर इसमें डॉगमा के हिसाब से देखा जाए या रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो इट में मीन द चर्च. ठीक है, मोरली अगर देखा जाए तो इट में मीन द बिलीविंग सोल. इट में मीन द बिलीविंग सोल मतलब क्या है, इसमें एक सोल पे विश्वास करने वाली बात की गई है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसमें बताया गया है. एनागॉजिकली इट में इम्प्लाई द सिटी ऑफ गॉड, कि ये कौन सी है, सिटी ऑफ गॉड है ना. तो एनागॉजिकली आध्यात्मिक तरीके से अगर हम इसको देखें. These 4 levels are helpful in reading Blake's poems. The literal meaning is very simple in many of his poems. The moral aspect is मतलब moral जो meaning है is evident in Blake's criticism of social evils. उसमें social evil society में जो गलत चीज़ें हैं उनके बारे में बताया गया है. Which the reader are encouraged to set राइट, जिससे कि रीडर्स को बोला जाता है कि उनको ठीक किया जाए. जैसे कि चिमनी स्वीपर है, उसमें बच्चे जो हैं चाइल्ड लेबर पे बात की गई है, तो एक मॉरल एस्पेक्ट हो गया ये इसका. एलिगोरिकल अप्रोच इज़ यूजफुल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ सम पोएम्स. एलिगोरिकल अप्रोच का भी यूज़ किया जाता है, और हमने एलिगोरिकल अप्रोच क्या बोला था, जिसमें कि कुछ डॉगमास, कुछ रूल्स होते हैं.
Now, but the analogical level seems to be appropriate for understanding the full import of full theme of Blake's poem, because Blake's poems were composed on the basis of mystical experiences. तो जो ब्लेक की पोएम है वो ज़्यादातर मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस पे ही है, तो उनकी चीज़ों को समझने के लिए एलेगोरिकल पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्लेक सर्च फॉर न्यू फॉर्म्स. अच्छा, अब ये नया टॉपिक है. ब्लेक ने नए फॉर्म्स को सर्च किया था. इसमें बताते हैं कि जो ब्लेक थे वो थे तो न्यू क्लासिकल एज में हुए थे, लेकिन उनकी जो सिंपथी थी वो ही वॉज आउट ऑफ सिंपथी विद इट्स पोएटिक थीम्स. न्यू क्लासिकल जो लोग थे, पोएट थे, वो जो थीम यूज़ करते थे ब्लेक नहीं यूज़ करते थे, ना तो फॉर्म्स को ना तो टेक्निक्स को यूज़ करते थे. ही साउट न्यू वर्स फॉर्म. उन्होंने नई वर्स फॉर्म चलाई थी, शुरू की थी, एंड फ्रेश टेक्निक्स यूज़ की थी. ही वेंट बैक टू द एलिजाबेथन. मैंने बताया ना वो शेक्सपियर और मिल्टन के टाइम को फॉलो करते थे. एंड अर्ली 17th century पोइट्स टू द Ossianic poems, Collins and other 18th century writers outside the mainstream poetic tradition of Alexander Pope and Dr. Samuel Johnson for his lyrical models. So उन्होंने पोप को फॉलो नहीं किया, जॉनसन को फॉलो नहीं किया. He also introduced partial rhymes भी उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, and new rhythms and used daring फिगर्स ऑफ स्पीच. उन्होंने ये सब किया था. ठीक है. अच्छा, अब न्यू प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग भी हम इसमें कर लेते हैं. ब्लेक यूज्ड एन एंटायरली ओरिजिनल प्रोसेस फॉर प्रिंटिंग हिज पोएम्स, स्टार्टिंग विथ सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस. ही एनग्रेव्ड, नया प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग था जो उनकी पोएम्स के लिए. तो वो शुरुआत हुई थी सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से. ही एनग्रेव्ड द टेक्स्ट एंड द related in illustrations on a copper plate in varnish. देखो उन्होंने क्या किया था, एनग्रेव किया था, खुरच के कुरेद के टेक्स्ट तैयार किए थे. और उसकी जो रिलेटेड इलस्ट्रेशंस, मतलब जो पिक्चर थी, जैसे कि कॉमिक्स में नहीं होता कि पिक्चर भी साथ में दी जाती है और आपका टेक्स्ट भी साथ में दिया जाता है, तो जो रिलेटेड इलस्ट्रेशंस थी वो कॉपर प्लेट पे उन्होंने बनाई थी. ठीक है. द लेटर्स एंड डिज़ाइंस वर देन मेड टू स्टैंड आउट आफ्टर एन एसिड हैज़ लोअर्ड द सरफेस ऑफ द कॉपर प्लेट. कॉपर प्लेट पे डलती थी वो और उसके ऊपर जो है एसिड गिराया जाता था, है ना. और एसिड हैज़ लोअर्ड, हाँ एसिड गिराया जाता था उस पर. इम्प्रेशंस ऑफ दीज वर टेकन फ्रॉम द रेज्ड एचिंग्स एंड देन पेंटेड इन वाटर कलर्स बाय हैंड. वाटर कलर भी किया जाता था हाथ के द्वारा. ओके. दस ही कुड गिव हिज विजन्स सब्सटेंस थ्रू ऑल आर्ट एट हिज कमांड. जो भी विजन उनको दिखता था ना उसको वो एनग्रेव कर देते थे. ओके. मोस्ट ऑफ ब्लेक्स वेल नोन वर्क्स वर प्रोड्यूस्ड थ्रू दिस प्रोसेस कॉल्ड illuminated poem printing, इसको बोला जाता था. The new method of printing enabled Blake to present a unique fusion of text, picture and decoration. एक ऐसी मतलब ऐसा होता था कि आप लिख रहे हो, एनग्रेव कर रहे हो पोइट्री को और उसके ऊपर पिक्चर भी बना रहे हो कॉपर प्लेट पे. In the printed text we read only words, but in the original version the words and the designs are mutually illuminating. मतलब दोनों हैं, डिज़ाइन भी है और वर्ड्स भी हैं. एल्यूमिनेट किया गया है, उसको चमकाया गया है, मतलब वो दिख रही हैं कॉपर प्लेट पे, वो दिख रही हैं वो चीज़ें. ऊपर से उसमें एसिड डाल दिया जाता है तो उसका ज़्यादा इफेक्ट आता होगा. Thus Blake's message is conveyed through words, engraving and painting, and this triple process reinforces Blake's meaning. अब आपको वर्ड्स भी दिख रहे हैं, एनग्रेव्ड भी हैं वो और पेंटिंग भी है साथ में, तो ये सब चीज़ें उनके टाइम पे यूज़ हुई थी. अब हम थोड़ी बात सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में कर देते हैं. उसकी इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं. एंड सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस तो हम बाद में करेंगे, जो पूरे के पूरी पोएम्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे बाद में.
है ना। थोड़ा सा ये मैं इंट्रोडक्शन कर लेती हूँ, नोट ऑन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस कर लेती हूँ, नोट ऑन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड कमेंट ऑन बोथ द कलेक्शंस, यहाँ हम ये सब करेंगे। लेट अस स्टार्ट नाउ, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट हम करेंगे। ओके, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस वॉज पब्लिश्ड इन 1789 and Songs of Experience in 1794. Although these are epoch-making in many ways, then one that hardly made an impact then. मतलब epoch making मतलब एक युग परिवर्तन वाली युग के बारे में एक बताया गया है इन पोएम्स में। एक मतलब जब हम इन पोएम्स को याद करते हैं ना तो हमें वो अंतराल, वो समय याद आ जाता है, ठीक है। जैकब ब्रोनोव्स्की सेज, उन्होंने बोला था कि दे वर एज formative for the culture of the 20th century in Europe and America as the Bible and Pilgrim's Progress have been for an earlier ago। मतलब बाइबल ने और पिलग्रिम्स प्रोग्रेस ने जो इम्पैक्ट अमेरिका में या यूरोप में डाला था वही इनकी पोएम्स ने डाला था यूरोप और अमेरिका में 20th सेंचुरी के कल्चर में, जो मतलब प्रभाव डाला था, जो फॉर्मेटिव जो चीज़ बनाई थी, बहुत ज़्यादा प्रभाव इन पोएम्स ने डाला था यूरोप में और अमेरिका में 20th सेंचुरी में। बाइबल ने जो कि उससे पहले डाला था, एंड पिलग्रिम्स प्रोग्रेस ने जो कि पहले डाला था। मतलब इक्वल हैं ये, बाइबल पिलग्रिम्स प्रोग्रेस के इक्वलेंट उसमें इसको रखा गया है ब्लेक की पोएम्स को। ब्लेक सॉ द शेप ऑफ थिंग्स टू कम, the problems of urban living, the power structure, the animosities among nations, and the bitter rivalries among industrial societies. Blake's prophetic insight made no sense to his contemporaries, but we are in a better position to understand the terrible truths conveyed in his poems. अब उनकी जो पोएम्स थी ना, उन्होंने पहले ही, क्योंकि उनको विजन्स दिखते थे, तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि अर्बन लाइफ की क्या प्रॉब्लम्स हैं, पावर स्ट्रक्चर की क्या प्रॉब्लम्स हैं, एनिमोसिटीज़ हैं होंगी नेशंस के बीच में, और राइवलरीज होंगी इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में, है ना। तो जो उनकी प्रोफेटिक इंसाइट थी ना, उस टाइम पे उनके जो साथ के लोग थे उनको कोई इसका सेंस नहीं थी कि हाँ जी ये ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि उनको कोई जानता ही नहीं था, उनको कोई रिकॉग्निशन ही नहीं थी उस टाइम पे। तो लोगों को पता नहीं था कि उनके जो कंटेम्प्रेरीज थे वो इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया उन्होंने। बट अभी इस टाइम पे हम ये बोल सकते हैं कि हाँ जी ब्लेक ने जो लिखा था वो सब कुछ सच हुआ, उन्होंने सच्ची बातें बताई थी। ब्लेक हैज़ चूजन सिंपल मॉडल्स फॉर दीज सॉन्ग्स, उनके सॉन्ग्स के बहुत ही सिंपल मॉडल थे। दे आर द हिम्स ऑफ चार्ल्स वेस्ले, द मॉरल वर्ड्स ऑफ इसैक वॉट्स एंड अदर नॉन कन्फर्मिस्ट्स। तो उनके मॉडल, उनके जो पोएम के मॉडल थे वो किस पे डिपेंड थे, किसको वो करते थे, किस मॉडल के बराबर थे वो। हिम्स ऑफ चार्ल्स वेस्ले, द मॉरल वर्ड्स ऑफ इसैक वॉट्स एंड अदर नॉन कन्फर्मिस्ट के जो मॉडल थे ना पोएम के, वही उनके भी थे। बट देर इज़ वन important difference. Blake reverses the roles of the poet and the child and makes the child teach the poet. इसमें बोला गया है कि जो देखो बहुत कम ऐसा होता है कि जब पोइट्री लिखते हैं और वो बच्चे उसको पढ़ते हैं और उससे कुछ सीखते हैं, लेकिन जो ब्लेक की पोइट्री थी उसमें जब वो पोइट्री लिखते थे तो जो बच्चे हैं ना वो पोइट को सिखाते थे, या पोइट बच्चे जो हैं वो रीडर को सिखाते थे या पोइट को सिखाते थे, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब इस तरह की पोइट्री लिखी होती थी। Broadly, in Songs of Innocence, the child narrates the joys of life in nature. In Songs of Experience, the child trapped in prisons of state and church. तो बच्चे जो है Songs of Innocence में बच्चों के बारे में, जॉय के बारे में बताया गया है, एंड बच्चों की जो इन्जॉयमेंट है उसके बारे में बताया गया है। एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में ये बताया गया है कि बच्चे किस तरह से किसी प्रिजन, स्टेट ऑफ प्रिजन या चर्च की प्रिजन में जो है वो ट्रैप हो गए हैं, जैसे चिमनी स्वीपर वगैरह, उनकी दयनीय अवस्था के बारे में बताया गया है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नोट ऑन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, है ना। द फॉर्मर जो पहले हमने इनोसेंस वाले बात की थी, द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की जो हम बात कर रहे हैं, द फॉर्मर आर हैप्पी सॉन्ग्स रिटन टू एंड अबाउट चिल्ड्रन, द लेटर डिपिक्ट, टू यूज द ब्लेक्स ओन वर्ड्स, द कॉन्ट्रेरी स्टेट ऑफ द ह्यूमन स्टेट। तो
सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जो है बच्चे की हैप्पीनेस के बारे में, हैप्पी सॉन्ग्स हैं, और जो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है वो कॉन्ट्रेरी ऑफ द ह्यूमन सोल। बच्चा पहले खुश था लेकिन बाद में वो दुखी होता है, तो उसके बारे में है। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस इज अ स्टेटमेंट ऑफ द रीअफॉर्मेशन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट डॉक्ट्राइन। तो ये जो है ना न्यू टेस्टामेंट डॉक्ट्राइन बोलते हैं, लेस्ट ये बिकम अगेन एज अ लिटिल चाइल्ड, ये कैन नॉट होप टू एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। इस पे डिपेंड, इस सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है इसमें से लिया गया है, मतलब इसको रीअफर्म करता है इस स्टेटमेंट को। दिस इज अंडरस्कोर्ड बाय विलियम्स यूज ऑफ पेस्टोरल क्रिश्चियन सिंबल, द क्राइस्ट चाइल्ड, द लैम, द शेफर्ड, ये सब चीज़ें यूज़ की गई हैं इसमें। एज रुसल Noyes observes, Noyes observes, the poet has left out all art, all moralizing, all pretending. The theme of loss and finding runs through the songs, and the gaiety means happiness, and laughter of children fills them. ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें हैं। ओके, नाउ सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो हैविंग एक्सपीरियंस द हिपोक्रेसी एंड क्रुएलिटी ऑफ द वर्ल्ड पर्सनली, Blake was indignant in songs of experience. वो एंगर शो कर रहे हैं songs of experience में। If innocence is heaven, experience is hell. Love and joy are suppressed by selfishness and by restrictions imposed by the priests. तो songs innocence जो heaven है, experience जो है वो hell है। लव एंड जॉय जो है वो सप्रेस किए जाते हैं सेल्फिशनेस और बाय रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द प्रीस्ट। तो द गार्डन ऑफ लव में ये बताया गया है, उनकी एक पोएम है द गार्डन ऑफ लव। द चिल्ड्रंस लाफ्टर इज साइलेंस्ड बाय एडल्ट्स, द चिल्ड्रन आर एक्सप्लॉइटेड बाय एन इनसेंसिटिव वर्ल्ड, जैसे कि बताया गया है चिमनी स्वीपर्स में। द चर्च एंड द स्टेट, two pillars of society, are different. Sometimes they even connive to cause suffering to children. कभी वो इकट्ठे हो जाते हैं तो वो बच्चों को और परेशान करते हैं, सफरिंग देते हैं उनको। Blake thought that these social evils were shameful. As a poet, we could speak out with indignation and compassion. Russell Noyes फिर से बोलते हैं कि these songs reverberated the intensity of his feeling in brilliant denunciatory phrases, tight rhymes, rhythms, and searing imagery. The best of them are rarely to be matched elsewhere in Blake, in their kind in anyone else. इसको रहने देते हैं हम। चलो जी, अब कमेंट ऑन बोथ द कलेक्शंस पे हम कमेंट करेंगे अब दोनों कलेक्शंस पे। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट मैनी पोएम्स इन दीज टू कलेक्शंस रिप्रेजेंट पैरेलल सिचुएशंस presenting two sides of the same coin. Holy Thursday and Nurse's Song are titles in both collections of songs. Okay, Holy Thursday and Nurse's Song जो है ना वो टाइटल सेम है लेकिन कंडीशंस डिफरेंट है। होली थर्सडे एंड नर्सिस सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में भी है, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंसेस में भी है। तो होली थर्सडे एंड नर्सिस सॉन्ग्स जो है लेकिन दोनों में सिचुएशंस अलग बताई गई हैं। देखो फिर से पढ़ती हूँ। होली थर्सडे एंड नर्सिस सॉन्ग्स आर टाइटल्स इन बोथ कलेक्शंस ऑफ सॉन्ग्स बट द सिचुएशंस दे डिस्क्राइब आर डिफरेंट। The shift from innocence to experience can be seen also in the change from the lamb to the tiger, the blossom to the sick rose, the piper to the bard, the divine image to the human abstract. The world of innocence is the world of childhood, and childhood conveys suggestions to the Christ child. The world of experience is the adult world. It is urban and it is opposed to the natural world of childhood. The pure simple love of innocence becomes lust and depraved sexuality in the Ginoni sexuality in the world of experience. In Blake's Ginoni या डरावनी,
In Blake's poetry, there is generally a dominant symbolic pattern based on these two worlds. The child is good and he represents the world of innocence. The father, who represents the adult world of experience, is evil. अच्छा चलो, थैंक यू सो मच. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और उससे नेक्स्ट वाले में हम सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ेंगे और उसमें हम इसकी पोएम्स भी करेंगे. इसमें एक और पॉइंट है जो कि मैं करना भूल गई हूँ, इसको भी फिनिश कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको नहीं करूँगी. जस्ट वेट. इसमें ना थोड़ा सा हम ब्लेक्स कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है. तो वी हैव सीन ब्लेक्स यूज़ ऑफ सिम्बल्स इन द लैम्प, द सिक क्रोज, द टाइगर एंड अदर पोएम्स. अभी हमने पढ़ी नहीं है, मैंने ये वीडियो भी डाला नहीं है, लेकिन हम लोग इसमें सिम्बल्स देखेंगे. ठीक है. वी हैव ऑल्सो नोटेड एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्रेस्ड और कंसाइज स्टेटमेंट इन हिज पोएम्स. ठीक है, कंसाइज स्टेटमेंट्स हैं, कंप्रेस्ड है, लेकिन उनका मीनिंग बहुत ज़्यादा है. ही डेवलप्ड दीज एंड इंटीग्रेटेड दैम इनटू एन एलोबरेट सिस्टम ऑफ हिज ओन. ही बिलीव्ड आई मस्ट क्रिएट अ सिस्टम और बी एनस्लेव्ड बाय अनदर मैन्स. या तो मुझे अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा या तो मुझे दूसरे के अधीन काम करना पड़ेगा, ऐसा वो बोलते थे, वो बिलीव करते थे. हिज प्रोफेटिक बुक्स, उन्होंने प्रोफेटिक बुक लिखी थी. मतलब प्रोफेटिक मीन्स पहले से कुछ प्रोफेसी की थी, कुछ पहले से उन्होंने घोषणाएं की थी या बताया था कि जेरूसलम. His prophetic books, Jerusalem, is an example. Deals with this developing and changing system of Blake. Much of Blake's work in these books is obscure, but his main theme is clear. मतलब उनका जो बुक्स का वर्क है ना, वो समझ में नहीं आता लोगों को, बट उनका जो थीम है वो क्लियर है, वो किस चीज़ पे लिख रहे हैं. All the prophetic books deal with some aspect of the biblical pattern of fall of man, salvation, the destruction of the fallen world and the rebuilding of New Jerusalem, the city of God. ये बताया गया है कि कैसे फॉल हुआ, नया जेरूसलम बना है ना, जो कि सिटी ऑफ गॉड है. इन बुक्स में ये बताया गया है. All these are presented as visions which are modeled on the book of Revelation in the Bible. ये जो बाइबल में बुक ऑफ रेवलेशन है, इसमें जो विजन्स हैं उन्हीं को एज विजन्स बताया गया है. मीन्स ये मुझे इतनी बात समझ नहीं आ रही कि क्योंकि मुझे बुक ऑफ रेवलेशन के बारे में इतना पता नहीं है. सो चलो फिर भी हम इसको पढ़ते हैं. ऑल दीज आर प्रेजेंटेड एज विजन्स. ऑल दीज मतलब ये जो बुक्स है या इनमें जो भी मटेरियल है वो विज़न के रूप में बताया गया है. हाँ यस, इसमें जो है ना विज़न बताए गए हैं जो कि उनको विलियम ब्लेक को आते थे, और ये मॉडल्ड हैं. किस पे मॉडल्ड है? एक बुक ऑफ रेवलेशन है बाइबल में एक बुक ऑफ रेवलेशन है, उस पे मॉडल्ड है वो. मतलब जैसे उसमें बताया गया बुक ऑफ रेवलेशन में, वैसे ही जेरूसलम बुक में भी बताया गया है. सेम, मॉडल मीन्स सेम तरीके से. Blake believed that the violence predicted in the Book of Revelation was manifested in the American War of Independence and the French Revolution. तो वो विश्वास करते हैं कि जो वायलेंस प्रेडिक्ट की गई थी ना बुक ऑफ रेवोल्यूशन में, वो हुई थी. फ्रेंच रेवोल्यूशन या अमेरिकन वॉर हुई थी. He thought that such violence precedes the redemption of the world. तो बाद में पछतावा हुआ लोगों को कि मतलब ऐसा क्यों हुआ, ये सब चीज़ें क्यों हुई, लोग बहुत नुकसान हुआ लोगों का. He expressed these views in his unfinished prophetic books and the French Revolution and America a Prophecy. ये सब उन्होंने लिखा है इस बुक में. प्रोफेटिक बुक है जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, प्रोफेटिक बुक्स द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड अमेरिका अ प्रोफेसी, ये नाम है. His later writings such as Four Joes, Milton and Jerusalem deal with biblical history, which is an outer representation of the inner state of the soul. In this version में the fall comes through the disintegration of the soul and salvation is attained again through imagination. ये सिर्फ वही कॉन्सेप्ट है जैसे कि एडम एंड ईव ने फल खा लिया, फिर वो नीचे गिर गए, फिर मतलब उनकी लाइफ डिफरेंट हो गई. ये सब चीज़ें वही हैं. ब्लेक हेल्ड इमेजिनेशन टू बी द डिवाइन स्पार्क इन मैन. ही हैड स्टेटेड, आई कॉपी इमेजिनेशन, आई राइट व्हेन कमांडेड बाय द स्पिरिट्स. तो इसमें ये कि ब्लेक ने इमेजिनेशन को ऐसे लिया है
मतलब आदमी में एक डिवाइन स्पार्क है, वो जब आदमी इमेजिन करता है किसी चीज़ को, है ना। तो उन्होंने बोला कि मैं कॉपी को इमेजिनेशन को कॉपी करता हूँ, जो मैं इमेजिन करता हूँ उसको कॉपी करता हूँ और फिर मैं उसको लिखता हूँ जब मुझे स्पिरिट्स मीन मुझे अच्छी आत्माएं जो हैं वो कमांड करती हैं कि हाँ जी तुम ये लिखो। अच्छा, ड्यूरिंग हिज 60s ब्लेक डिवोटेड हिमसेल्फ एंटायरली टू एनग्रेविंग एंड पेंटिंग। ही प्रोड्यूस्ड हंड्रेड्स ऑफ पेंटिंग्स एंड एनग्रेविंग्स। These include illustrations of the for Chaucer's Canterbury Pilgrims, for the Book of Job, and for Dante's Divine Comedy. Blake provides a good example of the romantic revolt against traditional ideas. We have seen that he is opposed to the classics, to the mechanistic view of the universe, and to the tyranny of political system. He has created a strange, even a private mythology, and reinterpreted Christianity to suit his opinion. There was a tendency among the Romantics to pursue truth in a new way. In their quest for ultimate meaning, the Romantics emphasized the importance of the work of art. Blake is an outstanding example of this new approach to find out the ultimate truth. Blake was almost unknown as a poet in his lifetime. 3 decades after his death, the Pre-Raphaelites regarded him as a precursor. In the earlier decades of the 20th century, mythology and symbolism have been revived in the poetry of W.B. Yeats and the fiction of James Joyce, जो कि हमने पहले बात की है. Blake's posthumous recognition was due to the importance given to the myth and symbol in the poetry of W.B. Yeats and the fiction of the James Joyce. चलो, thank you very much. Please subscribe my channel.